बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नताइज आने के बाद या इंतखाबात होने के बाद, क्योंकि नताइज तो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन रिजल्ट दे रहा है, धांधली शुदा रिजल्ट, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। 100 सीटें उन्होंने जीत ली हैं जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। MQM को 17 सीटें जितवा दी गई हैं, हालांकि ये उम्मीद नहीं थी। जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक 2 सीटें जीती है। खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान साहब और उनका पूरा का पूरा खानदान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया इलेक्शन के अंदर। वो, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, सब के सब सफा चट हो गए। सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे उम्मीदवारों ने जिन्हें कोई जानता भी नहीं, उन्होंने शिकस्त दी है। इस पूरे खानदान को इबरतनाक शिकस्त दी है। यही वजह है कि फजलुर रहमान साहब गुज़िश्ता लंबे अरसे से इलेक्शन से भाग रहे थे। कभी वो कहते थे कि जो हुकूमत है PDM की उसका 1 साल तक उसको बढ़ा दिया जाए, कभी वो कहते थे निगरान हुकूमत का दौरानिया लंबा कर दिया जाए, कभी वो कहते थे कि कुछ और बना दिया जाए। फजलुर रहमान साहब ने हर हीला बहाना इस्तेमाल किया, तमाम कोशिशें की फजलुर रहमान साहब ने कि कुछ भी करके इंतखाबात ना हो। अब समझ आ रही है कि वो इंतखाबात से क्यों भाग रहे थे। PMLN पिछली मरतबा इनकी नशस्तें 84 थी, अभी तक PMLN जो है वो सिर्फ 73 नशस्तें जीत सकी है। पिछली मरतबा आपको याद होगा अच्छी तरह कि 84 नशस्तें जीतकर PMLN जो है वो रो रही थी, पिट रही थी। और इस मरतबा 73 सीटें जीतने के बाद PMLN जो है वो खिलखिला रही है और जीत का ऐलान कर रही है। आपको समझ आ रही है क्यों हो रहा है? जरा समझिए आप कि पिछले मरतबा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 80 से ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद रो पीट रही थी। इस मरतबा वही मुस्लिम लीग नून 70 से कम सीटों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जश्न मना रही थी। क्यों? क्योंकि साड़ी गल हो गई है और कोई बात नहीं है, सिंपल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछली मरतबा 54 जीती थी, अभी तक 54 जीती है, जबकि बाकी जमातों का नतीजा जो है वो आपके सामने। आजाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 100 जीत चुके हैं अब तक। तो ये जी एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, लेकिन इसके अंदर धांधली बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, उससे भी बड़े पैमाने पर हुई है। इमरान खान साहब ने जेल से कुछ अनाउंसमेंट्स किए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि बाकायदा पहली तफसीली मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ उनकी पार्टी के लोगों की। और बैरिस्टर उमैर नियाजी गए उनसे मिलने के लिए, सलमान सफदर गए उन्हें मिलने के लिए, और उन्होंने बाहर आके इमरान खान साहब का पैगाम पूरी कौम को सुनाया। इमरान खान ने कहा है कि वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अपने वकला के जरिए पैगाम दिया कि हम हुकूमत बनाएंगे, कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए, इनके उम्मीदवार कल निकलें और पुरअमन एहतजाज करें। इमरान खान से जेल में उनके वकला उमैर नियाजी एडवोकेट और बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि इमरान खान ने क्या क्या बातें की हैं। उन्होंने कौम को इलेक्शन नताइज पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि कौम नजरिए और जमहूरियत के साथ खड़ी है। जिस तरह लोगों ने वोट कास्ट किया, ये 1970 से ज्यादा लोग बाहर आए हैं। लोग तो बहुत आए हैं, लेकिन परसेंटेज उतनी नहीं बन रही। यानी मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 60% के करीब लोग शायद निकल आए वोट डालने के लिए, और मैंने पिछले किसी इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर निकलते हुए नहीं देखा। लेकिन हैरत की बात यह है कि टर्नआउट जो है वो इलेक्शन कमीशन कम बता रहा है। इमरान खान ने मुल्क के सबसे बड़े इदारे से अपील की है, ये उन्होंने आके बाहर बताया, सबसे बड़ा इदारा कह के, कि कौम के साथ जो हो रहा है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन हलकों में नताइज तब्दील किए गए, इनके उम्मीदवार कल निकले और पुरअमन एहतजाज करें, क्योंकि जमहूरी अमल में वोट की इज्जत है। वोट चोरी हो गया तो एहतजाज करेंगे। हमारी मईशत जमीन बोस हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को बंद गली में ना लेकर जाएं। प्री पोल धांधली और इदारों को इस्तेमाल किया गया। इदारे इस वक्त कमजोर हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बैंकरप्ट किया, दिवालिया किया। ये जो मिक्स अचार पकाया जा रहा है, इसके साथ हुकूमत ना बनाने दें। 50 सीटों वाला कैसे फतह का ऐलान कर सकता है? PTI के मैंडेट का एहतराम किया जाए। और फिर सलमान सफदर का कहना था कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कानूनी टीम को अंदर जाने नहीं दिया गया। नैब, अदालती अमला, तफ्तीशी टीम और प्रोसिक्यूटर्स जेल के अंदर गए, लेकिन इमरान खान के वकला को अंदर जाने नहीं दिया। बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया। जेल में तमाम सहूलियात के बावजूद बुशरा बीबी को बनी गाला में रखा गया है। 3 घंटे वकला खड़े रहे, दरखास्त के बावजूद टीम अंदर नहीं जा सकी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब बिल्कुल फ्रेश थे, वो जानते थे कि बाहर क्या हुआ। इलेक्शन के हवाले से बड़ी तफसीली हदायत उन्होंने दी। बल्कि इमरान खान साहब ने डॉन अखबार का हवाला भी दिया कि उसके अंदर देखें आर्टिकल कैसे लिखा हुआ है और किस तरह जई तई फिर गई है PMLN की और इनकी धांधली की। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 16 महीनों से उनके ऊपर केस चल रहे हैं और वो ट्रायल का सामना कर रहे हैं, 7 माह हो चुके हैं। एक दिन भी इमरान खान ने ये नहीं पूछा अपने वकला से कि मैं बाहर कब आऊंगा। अच्छा, ये वकला ने आज बहुत बड़ी बात बताई है
कि इमरान खान ने अपने वकला से एक दफ़ा भी नहीं पूछा कि मैं बाहर कब आऊँगा, क्योंकि इमरान खान जानता है कि वो बाहर कब आएगा और इमरान खान ने जब आना होगा तभी वो बाहर आएगा। दिखाई दे रहा है, यानी वो आदमी इस पोजीशन में है कि अब ये सीटें जब उनको वापस मिलेगी तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, और जब वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे तो फैसले फिर उनके हाथ में आ जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कि हुकूमत बनाने दी जाती है या ज़बरदस्ती से ज़ोर से नवाज शरीफ को ही मुसल्लत करने का फैसला हो चुका है कि मियाँ नवाज शरीफ ही इस कौम का मुस्तकबिल हैं, या इनके ऊपर उनको मुसल्लत किया जाएगा। देखते हैं। अच्छा, फिर ये बताया वकील ने कि इमरान खान साहब को अब ऐसे दिन आ चुके हैं कि अवाम के अंदर आना चाहिए। तमाम मुकदमात रेत का ढेर साबित होंगे और 3 मुकदमात का दुख हुआ उन्हें। इमरान खान साहब को एक जो जिले शाह का केस उनके ऊपर बना, दूसरा जो उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, और तीसरा जो इद्दत में निकाह का केस है। ये मुकदमा चलाना जाती मामलात हैं, इनको अदालत में नहीं लाना चाहिए था। इमरान खान साहब को इन मुकदमात के ऊपर बहुत दुख है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि बुशरा बीबी को जेल में मुंतकिल किया जाए। बुशरा बीबी भी ये अपील कर चुकी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनकी आपस में मीटिंग हुई है और जो उन्होंने तय किया वो ये किया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी उनकी जिम्मेदारी है कि वो रात 2 बजे तक नताइज का ऐलान कर देते, और अब अगर वो ऐलान नहीं करते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के लिए जाएगी, और वो पुरअमन एहतजाज करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो नताइज फराहम करने में नाकाम रहे हैं और दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको नाकाम बनाया जाए। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमारे अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और मुकम्मल नताइज का जल्द अज जल्द ऐलान किया जाए। जो अब तक के नताइज आए मैंने आपको बता दिए हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 179 सीट्स जीत रही है और फॉर्म 47 के मुताबिक 100 सीटें जीत चुकी है। अब ये जो डिफरेंस है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, 45 फॉर्म हर पोलिंग स्टेशन का होता है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और हतमी रिजल्ट जो आरओ लिख कर दे रहा है वो उसमें जितवा रहा है किसको, पीएमएलएन के कैंडिडेट को या किसी और जमात के कैंडिडेट को। तो ये सारे फड्डे के अंदर इस वक्त मामला पड़ा हुआ है और 100 के करीब दरखास्तें, यानी 100 से ज्यादा कहा जा रहा है कि पटिशंस चली गई हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। अब ये मामला अदालतों में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्हें लगता है उनसे सीटें छीनी गई हैं, उनकी जरा फॉर्मेशन में आपको बता देता हूं। 47 तो ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने रिसर्च की है, जिनके पास अपने फॉर्म 45 मौजूद हैं। 47 उनके पास पूरे के पूरे फॉर्म 45 मौजूद हैं और उनको एक ही तरीके से हराया गया है कि फॉर्म 45 के अंदर वो जीत रहे हैं, उनके पास तस्दीक शुदा कागज मौजूद हैं। ये कागज वो अदालत में ले जाना चाहते हैं कि देखें जी हम जीत गए इलेक्शन। अब ये आरओ ने किस तरह हमें हराया फॉर्म 47 में, उससे बुला के पूछें आप कि तमाम पोलिंग स्टेशन पे हम जीत गए और हल्के का इलेक्शन जो है वो नून लीग जीत गई, ये कैसे हो सकता है। कुछ आरओ जो है वो डट भी गए। मिसाल के तौर पे एक नाम सामने आ रहा है, लिया के अंदर एक रिटर्निंग ऑफिसर थे शेख खालिद परवेज साहब, डीसी लिया। इनको कमिश्नर की तरफ से और दीगर जगहों से बहुत दबाव डाला गया, बहुत ज्यादा दबाव। इन्होंने दबाव में आने से इनकार कर दिया और जो सरगोदा का लिया का जो नतीजा है वो उसी तरह आया जैसे आना चाहिए था। कुछ और आरओज हैं वो भी डट गए थे, लेकिन ज्यादातर जो है वो ब्यूरोक्रेट कंप्रोमाइज हो गए हैं। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्वीट भी किया, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ सीटें मैं आपको बता दूं, जो बड़ी सीटें हैं लाहौर में जिनके ऊपर वापस नताइज तब्दील हो जाएंगे, जिनके कभी इम्कानात हैं। एक तो अलीम खान की सीट है। अलीम खान बहुत मायूस हो गए थे, भुट्टर साहब वहीं पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं मैं तो नतीजा लेकर उठूंगा, और उन्होंने अदालतों में भी चैलेंज कर दिया हर जगह के ऊपर। दूसरा नवाज शरीफ साहब, यास्मीन राशिद साहबा, इस हल्के में बहुत सारी बेकायदगियां और बेजाब्तगियां हैं। 2 मरतबा तो इसका फॉर्म 47 मुबैना तौर पर जारी किया गया है और इसके अलावा इसके सूबाई असम्बली के हल्कों में और कौमी असम्बली के हल्कों में वोटों की तादाद का भी फर्क है। ये बहुत अजीब किस्म का रिजल्ट है, नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल है। मरियम नवाज खास तौर पे अपनी एक कौमी असम्बली की सीट पे भी चैलेंज है इनको, लेकिन सूबाई असम्बली में महर शराफत अली ने पूरे सबूत इकट्ठे किए हैं। वो वजीर आला बनने का ख्वाब कहता है मैं पूरा नहीं होने दूंगा। सैफ अल मलूक खोखर, इन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़ा था NA 126 से। वहां तौकीर अब्बास खोखर साहब हैं, मलिक करामत खोखर के बेटे हैं। उन्होंने जो वोट लिए मैं आपको बता रहा हूं उसके मुताबिक, फॉर्म 45 के मुताबिक वो 81,000 से ज्यादा है, जबकि सैफ अल मलूक खोखर के फॉर्म 45 के मुताबिक 45,000 से कुछ ज्यादा वोट हैं। तो ये इतना बड़ा मार्जिन कवर करके सैफ अल मलूक खोखर को जितवा दिया गया। ये भी चैलेंज हो गया हल्का ज़हीर अब्बास खोखर और अताउल्लाह तारड़। अताउल्लाह तारड़ कहीं भी मौजूद नहीं थे मुकाबले में, तीसरे नंबर पे थे। पहले बिलावल थे, फिर ज़हीर अब्बास खोखर थे, फिर बिलावल नीचे निकल गए, ज़हीर अब्बास खोखर ऊपर आ गए और फिर अचानक अताउल्लाह तारड़ इलेक्शन जीत गए। ये NA 127 ये भी चैलेंज हो जाएगा। ओन चौधरी वाला हल्का ऑलरेडी
चैलेंज हो चुका है, इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया है। अब ये और इसके अलावा इस्लामाबाद के 3 हल्के वो भी हैं, चकवाल के 2 हल्के जिसमें अयाज अमीर साहब का हल्का भी मौजूद है। यानी बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहां पे 47 हल्के, कौमी असम्बली के 47 हल्के जहां पे बेहतरीन सबूत मौजूद हैं और ये चैलेंज हो जाएंगे और ये वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आएंगे। अब डिपेंड करता है कि कौन सा केस कौन से जज के पास जाता है। अगर तो केसेस जाते हैं मिसाल के तौर पे ऐसे जजेस के पास जो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो फिर तो वो सीट ज़ाया हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन अगर वो केस चले जाते हैं ऐसे जजेस के पास जो जजेस इंसाफ देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीट लेकर अदालत से निकलेंगे। तो अब अगर इसके अंदर से आप 50-50 भी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में हुकूमत बन जाएगी, अगर वो कामयाब हो जाते हैं नताइज लेने में। तो अब आ जाए एक और बात की तरफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फर्ज करें अभी उनके पास 100 सीटें हैं, वो 20-25 और ले लेते हैं, वो 125 पे पहुंच जाएंगे मैक्सिमम। पीएमएलएन और नीचे चली जाएगी, उनसे छिन जाएंगी उनकी। पीपल्स पार्टी को कुछ डेंट पड़ जाएगा, एमक्यूएम को प्रॉब्लम हो जाएगा कराची में, क्योंकि कराची में जो धांधली हुई है, सारे लोग अभी पंजाब की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रहे हैं, अभी तक किसी ने कराची की बात भी नहीं की। जो कराची के अंदर धांधली नहीं हुई वहां तो झुर्लू फिर गया है। कई पोलिंग स्टेशन है जहां सारा दिन पोलिंग ही नहीं हुई, वोट डाले ही नहीं गए वहां पे और रिजल्ट आ गए हैं। और ऐसा खौफनाक इलेक्शन कराची के अंदर हुआ है कि इस जिले के अंदर तो पूरा का पूरा इलेक्शन दोबारा करवाना चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन दोबारा नहीं भी करवाते तो अदालतों को इंसाफ देना चाहिए, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी सीटें निकल सकती हैं। अभी भी फॉर्म 45 के मुताबिक कुछ हल्के ऐसे हैं वहां पे उम्मीदवारों ने अच्छा बंदोबस्त किया था। एमक्यूएम को इस मरतबा, यानी पिछली मरतबा तो एमक्यूएम में थोड़ा बहुत दमखम बाकी था, अभी तो बिल्कुल ही तबाह हो गई है। उसको 7 नशिस्तों से बढ़ाकर 17 नशिस्तों तक पहुंचा दिया गया है एमक्यूएम को। तो ये एमक्यूएम के साथ नेकी की गई है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। एक तो हिसाब किताब के अंदर बड़ी गलतियां हैं। आज एक दोस्त का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया और कोई डाटा भी भेजा है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूं। उनके बकौल ये है कि लाहौर में जो कौमी असम्बली के हल्के पे वोटिंग हुई है, सूबाई असम्बली के हल्कों पे उससे 1.5 लाख वोट कम है, 1.5 लाख से भी ज्यादा वो कह रहे थे। यानी जो भी आदमी वोट डालने जाता है, आप सबने वोट डालें, तो आपको इलेक्शन कमीशन 2 पेपर देता है, 2 पेपर। एक पेपर आपको ग्रीन कलर का देता है, एक व्हाइट कलर का देता है। जो सब्ज पेपर है वो कौमी असम्बली के लिए है, जो सफेद पेपर है वो सूबाई असम्बली के लिए है। ये 2 पेपर जब आपको मिलते हैं तो आप दोनों पे वोट डालते हैं। बहुत कम, कोई लाखों में कोई एक आदमी होगा या 2-4 लोग होंगे जो ऐसा करें कि चले हम ज्यादा नहीं डालते, हम एक डाल देते हैं और एक फाड़ के फेंक देते हैं, या एक पे हम डालते ही नहीं। हिसाब किताब में इतनी संगीन गलतियां हो गई हैं आरओस को नतीजे बनाते वक्त, क्योंकि कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म तो था नहीं। लगातार प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था कि बस मियां साहब को जिताना है, बस मियां साहब को जिताना है। वो मियां साहब को जिताने के चक्कर में उन्होंने आदादोशुमार का ख्याल नहीं रखा। हल्का बंदियां भी ऐसी अजीब तरीके से की गई हैं कि कई ऐसे कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनके नीचे 4-4 सूबाई असम्बली के हल्के लगते हैं। पहले तो बड़ा सिंपल होता था ना, फिर हल्का बंदियां भी इनके मुताबिक की गई थी। अब इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो डाटा अभी तक सामने आ रहा है मुबैना तौर पे, उसमें 1.5 लाख वोट का फर्क है कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में वोट करने वालों में। यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि 1.5 लाख बंदे ऐसे निकल जाएं लाहौर में से जो गए और उनको 2 पेपर दिए गए, उन्होंने 1 वोट डाला और 1 वोट नहीं डाला। ये तो कोई भी नहीं ऐसा करेगा, लाइन में लग के कौन ऐसा करेगा? ऐसा हो नहीं सकता। और पूरे लाहौर में हर जगह हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आरओज ने जब रिजल्ट बनाए, तो क्योंकि उनके पास कोई कंप्यूटर तो है नहीं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके मुताबिक वो रिजल्टों को तब्दील करें, और जब तब्दील करें तो वो बाकियों को भी मैच कर दें, यानी सूबाई असम्बलियों को भी मैच कर दें, बाकी चीज़ें भी मैच कर दें, कुल वोटों को भी मैच कर दें, मुस्तरदशुदा वोटों को भी प्रॉपर गिन लें। ये जो सारी क्लैरिकल मिस्टेक्स आ रही हैं, न्यूमेरिकल मिस्टेक्स आ रही हैं, नंबरों के अंदर जो फर्क आ रहा है, ये बहुत इरिटेट करने वाला है अदालतों के अंदर और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और आरओज को। ये जो आरओज हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज किया था, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था जी बिल्कुल ठीक है, ये आरओज इलेक्शन नहीं करवा सकते, ब्यूरोक्रेट्स जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए, अदलिया के आरओज होने चाहिए, वो बेहतर हैं। लेकिन फिर आपको बताया सुप्रीम कोर्ट वही कर रही थी जो पीडीएम चाह रही थी, या जो भी वो चाह रहे थे, इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायीद हो गई। और फिर हुआ ये कि वो वाले आरओज लगाए गए जो नवाज शरीफ को फ़ायदा दे सकते थे, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे, क्योंकि नालायक आदमी कुछ भी करे वो ठीक तरीके से नहीं कर सकता। जो नताइज बने हैं या बनाए गए हैं उनमें इतनी सारी गलतियां, मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 हैं उन्हें पहले अपलोड कर दिया, उनका जो सिस्टम है उसके ऊपर अपलोड कर दिया, बाद में डिलीट कर दिया। अब ये अपलोडिंग के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं।
और अपलोडिंग साबित हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में जाके, और फिर बाद में उसको डिलीट किया, ये बताना पड़ेगा कि डिलीट क्यों किया। यानी इलेक्शन कमीशन अपनी हरकतों से, अपनी बौखलाहट से, खुद ही अपनी घबराहट से परेशान होता चला जा रहा है। सबूत मिटाने के चक्कर में नए सबूत पैदा करता चला जा रहा है। ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में आवाम बाहर निकली हुई है और वो अपने वोट के हक पर पड़ने वाले डाके के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अभी जो तय किया गया है वो ये है कि नताइज अगर मुकम्मल नहीं आते और सही नतीजे नहीं बताए जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से एहतजाज शुरू करेगी। एक और बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन लोगों के कहने पे या जिन लोगों के एतराज पे वापस ले लिया था बल्ले का निशान, वो अकबर एस बाबर एंड पार्टी, वो सारे वो इतने बड़े सियासतदान थे, तो उन्होंने इलेक्शन कहां से लड़ा है? और अगर लड़ा है तो उनमें से कौन जीता है? वो एक भी इलेक्शन के मैदान में नहीं उतरा। यानी ऐसे टाउट किस्म के लोगों के कहने पे, ऐसे टटपूंजियों के कहने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेकर एक तारीखी ज्यादती की गई है। अब पंजाब असम्बली में आ जाए। पंजाब असम्बली के नताइज अब तक ऐसे हैं कि थोड़ी देर पहले तक मैं देख रहा था तो 137 हैं दोनों के पास, PMLN के पास भी 137 है और आज़ाद भी 137 हैं। अच्छा, ये इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि 50 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान अभी तक जा चुके हैं अदालतों में और तकरीबन 30 के करीब मजीद जाने वाले हैं। ये 80 लोग जब अदालतों में जाएंगे तो इनमें से अगर 30 लोग भी इंसाफ लेने में कामयाब हो गए ना, तो कभी भी किसी सूरत में भी PMLN इक्तदार में नहीं रह सकती, बल्कि इंडिपेंडेंट हुकूमत पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना लेगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे कि वहां पे भी फॉर्म 45 पूरे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हुए हैं और फॉर्म 47 में हरा दिया गया है भोंडे तरीके से। अब डिपेंड करता है जुडिशरी के ऊपर। अगर वो यहां पे इंसाफ फराम करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बहुत बड़े पैमाने के ऊपर वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीतेंगे, और अगर वो 150 तक पहुंच गए तो उनको 50 नशिस्तें मिल जाएंगी मखसूस। तो 200 के फिगर के साथ 186 चाहिए होते हैं, वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना लेंगे। तो अब हुकूमत बनेगी कैसे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब बतौर पॉलिटिकल पार्टी अपना इंतखाबी निशान खो चुकी है और ये सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये वापस एक पार्टी कैसे बनेंगे? ये कैसे इंतखाबात लड़ेंगे? इनको कैसे, किस अंदाज में, इनको कहां पे इनको कानून और आइन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन बड़े नाम सुन लीजिए, अमीर मुकाम, रोहेल असगर, जहांगीर तरीन, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली, जावेद लतीफ़ और खोसे लगारी, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, शेर बानो बुखारी, बासित सुल्तान बुखारी और बड़े बड़े नाम, ये बुर्ज उलट गए हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं वो बहुत जल्द उलटने वाले हैं। रेहाना डार पहुंच गई हैं, उस्मान डार की वालिदा अदालत में, उनके पास सबूत मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब अपनी खैर मना लें। नाज़रीन, इस वीलॉग में यहां तक के लिए इतना ही। मैं आपको अगले वीलॉग में बताता हूं कि हुकूमत कैसे बना सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि उनके पास इस वक्त ना अपना इंतखाबी निशान है, ना उनके उम्मीदवार उनकी पार्टी का हिस्सा है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।